तो स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो इससे पहले हमने और वीडियो है कवर अप कर चुके हैं। इससे पहले टॉपिक था अपना वो था क्या, टोटल जो है यहाँ पे देखो ये मैंने कराया था वहाँ पे, ठीक है। तो अगर तुमने अगर वीडियो देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा हो तो जरूर जाकर के देख लें। तो मतलब ये है कि यहाँ तक जो है वो हम लोग ऑलरेडी पहले से क्लियर कवर अप कर चुके हैं। और यहाँ तक जो टॉपिक था वो क्या था, वो एटॉमिक रेडियस था। टोटल टाइप की जो एटॉमिक रेडियस हैं, जो ट्रेंड होते हैं, वो हम सब कुछ ऑलरेडी पहले से कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आगे रहेगा अपना नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एनर्जी और एंथैल्पी एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। किसी किताब में तुम्हें एंथैल्पी लिखा मिलेगा तो किसी में तुम्हें एनर्जी लिखा मिलेगा, ठीक है। बाकी के दोनों का मतलब सेम ही है, मतलब में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए करो, लाइक जरूर कर देखो, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे और लोगों तक भी पहुँच पाए, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए चलो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। जो अपना नया टॉपिक है वो है क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि ये होता क्या है। होने का मतलब यह है कि आयोनाइजेशन का मतलब होता है किसी को आयनी करना, मतलब किसी के आयन्स बनाना। तो इसमें क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई गैसियस एक मॉलिक्यूल है, मतलब एक गैसियस एटम है तुम्हारे पास, मॉलिक्यूल की बात बाद में करेंगे। तो यानी कि तुम्हारे पास एक गैसियस एटम है, उस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसे बोलते हैं हम इसकी क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज इसमें आयंस बनते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका आयंस तो ऑलरेडी बनना ही बनना है। तो यहाँ पे क्या है कि वो आयन बनता है, जो आयन बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है उसे बोलते हैं हम क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आप चलते हैं और एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ना। तो एक बार ये स्टेटमेंट भी हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, ये क्या कहना चाह रहा है देखो। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपनी हेडिंग रहेगी, इसके अंदर क्या है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स गैसियस ग्राउंड स्टेट। तो मतलब यह है कि तुम्हारे पास वो गैसियस स्टेट है जो सबसे ज्यादा लूजली इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है सबसे लूजली जो बंधा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी उसे बोलते हैं हम क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या इसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। बात समझ में आ गई। तो ये है इसका। अब अपने पास कोई मैग्नीज है, मतलब सॉरी हमने गैसियस एटम मान लिया, मैग्नीज नहीं है, मैग्नीज होता तो Mg होता। तो यहाँ पे कौन है, गैसियस एक एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, गैस वो Mg पॉजिटिव बन गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए थी उसे बोलते हैं हम क्या, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसको एंथैल्पी में उसको बोल देते हैं। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है किलो जूल पर मोल, या फिर किलो केल्विन पर मोल, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो कैलोरी सॉरी यहाँ पे किलो कैलोरी पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, क्लियर। ये इसकी यूनिट है। अब आगे आते हैं क्या, देखो क्वांटिटिव मेजर, हम इसका मेजर कर रहे हैं। तो क्वांटिटिव मेजर ऑफ द तो टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। अगेन द्वारा देखो, क्वांटिटिव मेजर, क्वांटिटी उसका मेजर कर रहे हैं, ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। तो मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो लूज करने की उसकी टेंडेंसी है, समझ लो, लूज करने की जो उसकी टेंडेंसी है वो क्या है, क्वांटिटिव मेजर है। उसी को हम क्या बोलेंगे, इसकी प्रोसेस है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो है एनर्जी की रिक्वायर्ड रहती है, हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। ये डिपेंड करती है इसके ऊपर कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना निकल पा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन को वो दे पा रहा है, ठीक है। अब देखोगे तो क्या, स्मॉलर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी इजियर इट इज फॉर अ न्यूट्रल एटम टू चेंज इटसेल्फ टू पॉजिटिव आयंस। एक बात याद रखना कि ये केवल और केवल गैसियस मॉलिक्यूल या एटम के लिए ही लागू होती है। अगर तुम्हारे पास एटम जो है वो अगर गैसियस फॉर्म में नहीं है, उसे जो इलेक्ट्रॉन निकाल लो तुम लोग, तो हम उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल ही नहीं सकते। एक बार ध्यान रख लेना,
ठीक है। तो जो कोई एटम है वो इजी तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है और खुद को क्या बनाएगा, वो पॉजिटिवली कन्वर्ट कर लेगा। तो इजियर इट इज फॉर अ न्यूट्रल एटम टू चेंज इटसेल्फ टू पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो जो न्यूट्रल एटम है उसके लिए इजियर होता है खुद को पॉजिटिव चार्ज करना। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एन एटम इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखा होता है इसके लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एन एटम इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो एटम है उसके लिए ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस न्यूट्रल एटम। बताया मैंने अभी तुम लोगों को कि अगर एटम न्यूट्रल है उसी में से हम इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो उसकी जो एनर्जी है उसी को बोलते हैं हम क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी। अब यहाँ पे कोई गैसियस मॉलिक्यूल एटम है, इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसे बोलेंगे हम IE1। IE1 ना, आई का मतलब आयोनाइजेशन, ई का मतलब एनर्जी, फर्स्ट यानी तुम समझ गए पहली एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब ऐसी कौन है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सेकंड का मतलब क्या है कि उसमें से दोबारा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। पहले एक निकाला उसे बोलेंगे IE1, दूसरा निकालेंगे तो IE2, तीसरा निकालेंगे तो IE3 बोलेंगे हम उसको। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कौन है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या चीज है, देखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। पहला जब निकालोगे तो उसके लिए हम बोलेंगे IE1, दूसरा जब निकालोगे इसे बोलेंगे IE2। तो इसे बोलते हैं उनका सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां पे हो गया। अब ऐसे ही जब एक पॉजिटिव ऑलरेडी पहले से है उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो यहाँ क्या बना उसका M डबल पॉजिटिव। कोई गैसियस एटम है जो डबल पॉजिटिव हो चुका है, यहां में से क्या बोलेंगे IE2, तो ये सेकंड एनर्जी है। ऐसी होती है थर्ड वाली। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द थर्ड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो अब सेकंड में से हम एक और निकाला, थर्ड बन गया। इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी IE3। इसे बोलेंगे इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आगे एक बात आई आती है कि विच इज लार्जर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दोनों में से कौन ज्यादा लार्जर होगा, क्या लार्जर होगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यह सेकंड एनर्जी जो है मतलब सेकंड जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमेशा ज्यादा होगी फर्स्ट वाले की रेस्पेक्ट में। तो देखो रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कैटायन इज मोर डिफिकल्ट देन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम। तो गैसियस एटम जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना वो थोड़ा सा इजी है, लेकिन कैटायन में से पॉजिटिव वाले में से निकालना इलेक्ट्रॉन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड भी रहती है। क्लियर, ऐसे ही यहाँ पे थर्ड जब निकालोगे तो उसकी और ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यानी कि सबसे ज्यादा अगर होगी तो होगी थर्ड वाले की, उससे कम थोड़ी सी सेकंड वाले की, उससे और कम फर्स्ट वाले की होगी। ठीक है भाई। अब यहाँ देखो कुछ एग्जांपल्स है ना। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अरे सक्सेसिव मतलब क्या चीज है, तो देखो एक बार यहाँ सबका एक बार देख लेते हैं। तो जो एलिमेंट है ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिख रहा होगा अच्छे से। इसकी फर्स्ट एंथैल्पी, ये सेकंड और ये थर्ड, ये किलो जूल पर मोल में डाटा दिया हुआ है। तो लिथियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है 1s2 और 2s1। तो ये है इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कितनी है 520, सेकंड वाली जो है वो 7298 और थर्ड जो है वो 11815। ऐसे बी की है, सबका डाटा अलग से दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये यहाँ पे देखो चमक रहा होगा तुम्हें, ये सब की एनर्जी अलग अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं है, नहीं है, चलो तो फिर चलते हैं। अब एक चीज यहाँ थोड़ा सा देखो, तुम्हें एक चीज देखने मिलेगा कि यहाँ से 500 फिर 800 फिर 801 1000 मतलब बढ़ रहा है, दिख रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ ज्यादा थोड़ा सा यहाँ कम हो गया, अगेन बढ़ा फिर बढ़ा, देखो अब कम हुआ है।
दिख रहा है, फिर बढ़ा और फिर बढ़ गया। तो यहाँ चक्कर क्या है, यहाँ चक्कर ये है कि तुम लोगों ने बोला था कि फुली फील्ड जो ऑर्बिटल है और जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रिकल जो ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं अदर कंपेयर टू, दूसरों की कंपेयरिंग में तुलना में हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो अब यहाँ स्ट्रांग है, अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हें वहाँ पे एनर्जी और ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ लिथियम के बाद कौन है, बेरिलियम। बोरियम जो बेरिलियम का जो एस ऑर्बिटल है वो एकदम फुल्ली फील्ड है। फुल्ली फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन जो दो निकालेंगे उसमें से तो बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। देन उससे आगे चले एनर्जी बढ़ती है लेकिन आगे चले तो जाके बढ़ रही, लेकिन यहाँ तो इसकी और ज्यादा होगी बिकॉज ये फुल्ली फील्ड था। अब देखो इसकी रेस्पेक्ट में इसकी ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है। अब अगेन यहाँ पे आते हैं तो ये 2p3 है, अब हो गया हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड इसके फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब ये है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसको कौन कौन इफेक्ट कर सकता है, इसकी फैक्टर क्या चीज है, कौन कौन से फैक्टर हैं, तो हम उनको देख लेते हैं अच्छे से। चलो देखते हैं। देखो अगर साइज बढ़ेगा, साइज ऑफ एटम यानी कि साइज बढ़ेगा तो एनर्जी हो जाएगी कम। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जिसको हमने बताया था ZeFF से, तो एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसे थर्ड क्या है, स्क्रीनिंग फैक्टर। अगर ये तुम्हें पता है ना क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है ना तो पीछे की वीडियो जरूर जाकर के देख लें जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि ये होता क्या है, ठीक है। अगर इफेक्ट बढ़ जाएगा, स्क्रीन इफेक्ट बढ़ जाएगा तो एनर्जी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। पेनेट्रेशन इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा तो एनर्जी भी इसकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। फिफ्थ का इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इससे भी इफेक्ट पड़ता है। तो जो फुल्ली फील्ड है वो ज्यादा स्टेबल है, कम फील्ड है मतलब हाफ फील्ड है वो कम फील्ड मतलब कम स्टेबल है, और जो पार्शियली फील्ड है वो और भी ज्यादा कम स्टेबल है। तो ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो सबसे ज्यादा अगर होगी तो फुल्ली फील्ड वालों की होगी, उससे कम होगी हाफ फील्ड वालों की, और उससे कम होगी पार्शियल फील्ड वालों की। तो ये इसके फैक्टर है। बात करेंगे पीरियड की, तो यानी कि अक्रॉस ऑफ पीरियड जब चलेंगे हम लोग तो जो जेड इफेक्ट है वो बढ़ता है, उसके साथ साथ में एनर्जी भी इसकी बढ़ जाती है अक्रॉस चलेंगे अगर पीरियड के अंदर, ठीक है। अब ऐसे ही ये है, अगर ग्रुप में चलोगे डाउन टू द ग्रुप यानी कि टॉप से कहाँ चलेंगे तुम, डाउन साइड की। जब डाउन साइड में चलोगे तो साइड बढ़ेगा, साइड बढ़ेगा तो एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। ये एक ग्राफ है, ट्रेंड है, देखना चाहो देख लो। जो एनर्जी है वो इस टाइप से बढ़ रही है और यहां से तुम्हें दिख रहा होगा, है ना, देखो दिख रहा है। जब एनर्जी इधर चलेंगे तो बढ़ती है, नीचे चलेंगे तो घटेगी, और ऊपर चलेंगे तो फिर बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी और ऐसे बढ़ेगी टेबल के अंदर। ये पूरी टेबल है, पीरियडिक टेबल। अब एक चीज यहां देखो, देखो जो एटॉमिक नंबर 60 के अंडर में है उनकी बात है। अब यहाँ ऊपर देखो तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे सब कौन है, सब नोबल गैसेस हैं। जो नोबल गैसेस है इनकी जो एनर्जी है वो बहुत हायर है अदर की रेस्पेक्ट में, ठीक है। और आप फील्ड वालों की से थोड़ी सी नीचे और उससे नीचे पार्शियल फील्ड वालों की रहती है। तो ये ग्राफ बना हुआ है एटॉमिक नंबर और एनर्जी पे, ठीक है। सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, पूरा मैंने तुम्हें डाटा दे दिया अभी किसकी कितनी होती है। अब यहाँ पे है ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ सेकंड पीरियड की बात चल रही है यहाँ पे। तो सेकंड पीरियड में क्या होगा देखो, तो यानी कि लिथियम से ज्यादा होती है बोरोन की, उससे कम बेरिलियम की। तुमने देखा था इसकी ज्यादा होती है क्योंकि ये होता है फुल्ली फील्ड, इसकी सॉरी ये होता है फुल्ली फील्ड जो होता है पार्शियली फील्ड, इसलिए इसकी ज्यादा है इससे कम है। तो अब यहाँ देखो तो सबसे कम जो है वो लिथियम की, उससे ज्यादा बोरोन की, उससे ज्यादा बेरिलियम की, उससे ज्यादा कार्बन की, उससे ज्यादा ऑक्सीजन की, उससे भी ज्यादा नाइट्रोजन, उससे ज्यादा फ्लोरीन, उससे भी ज्यादा नियोन, ठीक है। अब देखो यहाँ भी कुछ गड़बड़ है, दिख रहा है, जबकि कार्बन के बाद आना चाहिए नाइट्रोजन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, लेकिन पहले कौन आ गया ऑक्सीजन, बिकॉज वो या फील्ड और फुल्ली फील्ड वाला चक्कर पड़ जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं फील्ड, ये ना हाफ है ना फुल है, पार्शियली फील्ड होते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसकी ज्यादा हो जाती है, इसकी कम हो जाती है यहाँ पे, इसीलिए इसको बुला के दिखाया गया है, इनको मत भूल जाना। जेड इफेक्ट इन अ पीरियड, तो जेड इफेक्ट मतलब इंक्रीजिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। तो जब लेफ्ट टू राइट में जाओगे
तो ये बढ़ेगा और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ऑटोमेटिकली ग्रो करते ही बढ़ जाएगी। ऑर्डर ऑफ अ आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो सेकंड पीरियड के लिए ये उसका एक ग्राफ, मतलब पूरा ऑर्डर दिया हुआ बाकायदा, अभी देख ही चुके तुम लोग, ठीक है। ये फर्स्ट के लिए और ये सेकंड के लिए। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर ये ऑर्डर रहेगा, सेकंड वालों में ये ऑर्डर रहेगा। ध्यान रखना अच्छे से, भूल मत जाना इनको। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर 13 ग्रुप, 13 के लिए, तो 13 के लिए तुम लोग दिख रहा है यहाँ पे पूरा बना हुआ बाकायदा जी है, यानी कि पुअर शील्डिंग फॉर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर पुअर शील्डिंग होता है, हो गया डी इलेक्ट्रॉन के लिए। और ये जो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है इनके अंदर, इसीलिए इनका थोड़ा सा मैटर गड़बड़ है। जब मैटर गड़बड़ होगा वहां तुम्हें अलग कलर में दिखा दी जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये ऑर्डर किसका है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको एंथैल्पी बोलता हूँ ज़्यादातर, और इसको हम एनर्जी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हें किताब में एनर्जी दिया था इसलिए एनर्जी लिखा दिया मैंने। अब पॉइंट ऑफ रिमेंबर, याद करने लायक कुछ चीज़ें हैं, याद रखना। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल की ज़्यादा होती है मेटल की रेस्पेक्ट में, बिकॉज इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो वो ज़्यादा टाइटली बंधे होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे, तो नोबल गैस हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इन एनी पीरियड, ठीक है। सीजियम हैज द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, hence it is used in a photoelectric cell, ठीक है। तो सीरियम जो है इसका यूज करते हैं हम कहाँ पे, फोटोइलेक्ट्रिक सेल के अंदर। जो फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट आती है वहां पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। बिकॉज इसकी लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी पड़ेगी तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बिकॉज इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है कम। ऐसा ही है, हीलियम हैज द हाईएस्ट एनर्जी, तो हीलियम की सबसे ज्यादा होती है। मेटलिक करेक्टर, तो मेटलिक करेक्टर मीन्स हाउ इजिली एन एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यानी कि मेटल जो है वो केमिकली रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से लूज कर देते हैं, तो ये मेटल का करेक्टर है। मेटलिक करेक्टर मीन्स हाउ इजिली, कितना इजिली, हाउ इजिली एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यानी कि कोई जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन कितने इजी तरीके से दे पा रहा है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये होता है मेटलिक करेक्टर। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर घट रही है तो मेटलिक करेक्टर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर मेटलिक करेक्टर बढ़ रहा है तो एनर्जी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, बिकॉज नॉन मेटल की ज्यादा होती है, ठीक है। ये मेटलिक करेक्टर है, दिमाग में डाल लेना बहुत अच्छे से। तो मेटलिक करेक्टर ऐसे चल रहे हैं हम लोग तो इंक्रीज होगा, ठीक है। और एनर्जी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी वो हो जाएगी क्या, बढ़ जाएगी। इधर कम हो रही है और ये बढ़ रही है, एक दूसरे के होते हैं क्या, अपोजिट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये नॉन मेटालिक करेक्टर, अब ये नॉन मेटालिक करेक्टर है। तो नॉन मेटालिक करेक्टर क्या चीज है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा उसे बोलेंगे क्या, हम उसे बोलेंगे नॉन मेटल। और जो नॉन मेटालिक करेक्टर है और जो इलेक्ट्रॉन दे देगा बहुत आसानी से बोलेंगे क्या, हम मेटालिक करेक्टर, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हायर होगी तो नॉन मेटालिक करेक्टर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। कुछ पिक्चर्स हैं, अच्छे से देख पाओगे, ये ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन का कुछ बनाया गया फोटो, और ये फॉस्फोरस का है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मिथ, सब के अलग अलग दिए हुए। अब मैं इनको तुम्हें करके दिखाना चाहूँ तो देख लो, तुम्हें दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। ये कार्बन का है, ये फॉस्फोरस है, ठीक है, और ये आर्सेनिक है,
एंटीमनी और बिस्मिथ, देखो ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये सोडियम, सोडियम तो मेटल है, पीस होते हैं इसके। ये मैग्नीशियम, इसका रिबन भी आता है मैग्नीशियम का। ऐसे ही एल्युमिनियम, ठीक है। ये कुछ मेटल्स हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जस्ट होता है उल्टा, उसका जस्ट अपोजिट होता है ये, ठीक है। तो यहां तक इतना काफी है। देन आगे रिकॉर्ड करेंगे अपना नेक्स्ट, ये टॉपिक कवर अप करेंगे। यहाँ तक हमने देख लिया क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी देख लिया। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें इसे और लोगों तक भी पहुँच पाए। तो चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो साथ में, फिलहाल के लिए विदा चाहूँगा। बाय बाय।